Hello students, yesterday I have uploaded my first video about the commerce and accounting. Okay, now today I will upload my video for class 11. First we have to study about the important terms. सबसे पहले हम लोग important terms के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बुक में सबसे पहले थ्योरी को पढ़ाया है, लेकिन हम लोग थ्योरी को नहीं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स से पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल सबसे पहले पढ़ेंगे। इसलिए कुछ कुछ टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए न्यूमेरिकल बनने लगेगी। लेकिन बुक में थ्योरी पढ़ाया है, लेकिन हम लोग थ्योरी पहले नहीं पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद ही हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, जिससे कि थ्योरी बहुत आसानी से समझ में आएगी। ऐसे मैंने बहुत से बच्चे को देखा जो न्यूमेरिकल समझ जाते लेकिन थ्योरी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते, या फिर बहुत से ऐसे बच्चे को भी देखा है जो न्यूमेरिकल नहीं समझ पाते हैं, थ्योरी समझ पाते हैं, या फिर थ्योरी रटना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। ये एक ट्रिक है जिसकी वजह से आप लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़िए, जिसके आप न्यूमेरिकल बनाइएगा, फिर आप इसके बाद फिर थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो अबाउट द इम्पॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हुए हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म्स है एसेट। एसेट क्या होता है? संपत्ति। इसका हिंदी में वर्ड का मतलब होता है संपत्ति। कैश एंड विच इज़ कन्वर्टेबल इनटू कैश इज कॉल्ड एसेट। मतलब कि ऐसा चीज़, सबसे पहले तो कैश होना ही चाहिए, और जैसे कि सामान हो गया, कुछ भी, फर्नीचर, टेबल, चेयर, कर्टेन, एवरीथिंग विच इज़ सोल्ड एंड कन्वर्टेबल इनटू कैश, मतलब कि जो बेचा जा सके और फिर बेचने के बाद वो कन्वर्ट हो जाए कैश में, उसको कहते हैं एसेट, संपत्ति। ठीक है, नाउ सेकेंड टर्म इज ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन लेन देन। ठीक है, तो any give and take between two person or more is called transaction। मतलब कि कोई भी लेना देना किसी और पर्सन के बीच में, मतलब दो पर्सन या दो पर्सन से ज़्यादा के बीच में कुछ भी लेना देना का काम हो रहा है, तो उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन। जैसे हम खरीद रहे हैं, तो हम खरीद रहे हैं तो एक सेलर और एक परचेजर होगा। ऑब्वियसली है, हम खरीदेंगे किससे? जो बेच रहा होगा। तो यहाँ पे दो लोग हुए, तो उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन। या फिर तीन लोग भी हो सकते हैं। अब जैसे कि तीन लोग क्या चीज़ में हो सकते हैं? बैंकिंग में हो सकते हैं। बैंक वाले अकाउंट बनाते हैं, तो यहाँ पे तीन चार लोग जॉइंट अकाउंट बना रहे हैं, तो साथ में ये लोग जो क्या कर रहे हैं, ये लोग लेने देने का काम कर रहे हैं, जिसको कहते हैं ट्रांजैक्शन। ये हर तरह के बिजनेस में पॉसिबल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। Any transaction which are measured in the term of money is called monetary transaction। मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन जिसको हम लोग मेजर करें टर्म्स ऑफ मनी में, मतलब कि पैसों के जरिए उसको मेजर किया जाए, पैसों के जरिए उसका नाप हो। ऐसा नहीं कि बहुत सारे बिजनेस में भी ट्रांजैक्शंस होते हैं। लोग जैसे कि अब उनका एक पापा है जो बिजनेस कर रहे हैं, अपने बेटे को पेंसिल, रबर कुछ भी दे रहे हैं, लेकिन वो उससे तो पैसा लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो उनका खुद का बेटा है, तो वो अपने बच्चे से तो पैसा लेंगे नहीं। तो ये ट्रांजैक्शन नहीं हुआ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ऐसा ट्रांजैक्शन जिसका टर्म मनी में हो, जैसे कि सामान लेना देना हो रहा, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, दीज आर कॉल्ड मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मतलब कि पैसे का लेन देन होना चाहिए। बिजनेस में हर चीज़ का बात पैसे पे होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी मतलब हो गया, जैसे कि उधार पे हम लोग सामान बेच रहे हैं, उधार पे सामान खरीद रहे हैं। स्पेशली यहाँ पे चलिए इसको डेफिनेशन से समझते हैं। सबसे पहले, इफ़ एसेट इज इंक्रीज ऑन बिहाफ ऑफ द फ्यूचर पेमेंट इज कॉल्ड लायबिलिटी। मतलब ये हुआ कि हम लोग कोई भी सामान खरीद रहे हैं, लेकिन उसके लिए पैसे नहीं दे रहे, उस पैसे को बोले हैं फ्यूचर में हम लोग पेमेंट करेंगे, उसको कहते हैं लायबिलिटी। जैसे कि दूध वाला हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। हम लोग उससे सामान खरीद रहे हैं, जैसे कि दूध ले रहे हैं, हम लोग शुरू से दूध लेते जाते, लेकिन मंथ के एंड में उसको पैसा की पेमेंट करते हैं। तो हम लोग पहले दूध को कंज्यूम करते जा रहे हैं, तब जाके मंथ के एंड में उसको पैसा मिलती है, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है। कल को मेरा तो एसेट आज बढ़ रहा है, आज मेरा दूध बढ़ रहा है, दूध अगर हम चाहे बेच भी दें तो वो मेरे को कैश मिल जाएगा, लेकिन जो मेरा दूध बढ़ रहा है वो मेरे लिए एसेट है। और एसेट जब बढ़ रहा है ऑन बिहाफ ऑफ फ्यूचर पेमेंट, मतलब कि हमको उसको कल को पैसा देना है तो देना है, उसको कहते हैं लायबिलिटी। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड लायबिलिटी। ओके, नाउ लेट्स कम इनटू नेक्स्ट टर्म।
नाउ कम इनटू द नेक्स्ट टर्म दैट इज एक्सपेंस। एक्सपेंस का क्या मतलब होता है? एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा। खर्चा जैसे कि हम लोग डेली टू डेली बेसिस पे खर्चा करते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे बिजनेस में भी खर्चा होता है। चलिए आइए डेफिनेशन पे जानते हैं। इफ एसेट डिक्रीज विदाउट इंक्रीज ऑफ एनी अदर एसेट इज कॉल्ड एक्सपेंस। एक्सपेंस का एक्चुअली ये सब रियल मीनिंग नहीं है, लेकिन हम इसको समझाने के लिए ये मीनिंग लिखे हैं। एक्चुअली में ये मीनिंग तब पढ़ेंगे जब मैं थ्योरी पढ़ाऊँगी, ठीक है। ये मीनिंग न्यूमेरिकल समझने के लिए है। इफ एसेट डिक्रीज मतलब कि एसेट मेरा घट रहा है लेकिन बिना किसी एसेट के बढ़े हुए, उसको कहते हैं एक्सपेंस। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया तो क्या मेरा कोई एसेट बढ़ा? नहीं, लेकिन घटा जरूर। क्या घटा? कैश। कैश इज ऑल्सो एन एसेट। यू रिमेंबर दैट ना? ओके, नाउ कम इनटू द नेक्स्ट टर्म। If asset increase without decrease of any other asset is called income। इसमें कह रहा है कि एसेट बढ़ रहा है लेकिन बिना किसी एसेट के घटे हुए। अब वो कैसे हो सकता है? आप लोग खुद गेस कीजिए। जैसे कि मैंने एक्सपेंस में बताया कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर रहे हैं तो मेरे को पैसा जा रहा है, लेकिन मेरा क्या हो रहा है? एसेट नहीं घट रहा है। तो यहाँ पे भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि मैंने किसी को बिजनेस के बेसिस पे अगर देखा जाए तो बेसिस पे हम लोग इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बैंक में अपना अकाउंट बनाए हुए, बिजनेसमैन नॉर्मली अकाउंट बना ही सकता है बैंक में करंट टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए। तो वो जो वहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट किए हुए हैं तो उसमें उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो क्या वो कैपिटल इन्वेस्ट किए तो उसके लिए एसेट घट रहा है? नहीं, वो कैपिटल तो उसका है, उसकी पूंजी है, कल उसको मिल जाएगी वापस, लेकिन उसके बदले में उसको इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो एसेट बढ़ रहा है, लेकिन क्या कोई एसेट घट रहा है? नहीं, कोई भी एसेट नहीं घट रहा है, इसलिए उसको कहते हैं इनकम। सो now I have explained all the 6 important terms which are helpful to solve numerical। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म था जो कि आप न्यूमेरिकल बनाने में इसको मदद मिलेगी। ओके, सो स्टडी वेल and like, share and subscribe my video. Don't forget to press the bell icon. Now I will upload my next video on important formula, okay, then which will help you to solve the numerical। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।